नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द साइंस एजुवर्ड। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम कोशिका का बेसिक ओवरव्यू पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कोशिका में वास्तव में क्या क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली एक कोशिका या सेल में बेसिकली 3 टाइप्स के घटक होते हैं। 3 टाइप्स के कंपोनेंट्स से मिलकर एक कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो कोशिका में आउटर मोस्ट बाउंड्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद में इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और बीच में यहाँ पर एक लिक्विड फिल होता है। तो 3 तरह के सब्सटेंस होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है, उसको बोलेंगे सेल एनवेलप। कोशिका आवरण। दूसरा यहां पर होता है कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म। और तीसरा होता है यहां पर केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, मान लो ये सेल है हमारी, तो सेल में जो सबसे सेंटर में वो तो है यहाँ पर न्यूक्लियस। ये जनरली सेंटर में होता है, पर ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। प्लांट सेल में ये साइड में होता है। ठीक है, न्यूक्लियस। उसके अलावा ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल की, ये होगी सेल एनवेलप। ठीक है, सेल एनवेलप। और यहाँ पर जो सेमी फ्लूइड लिक्विड अर्ध तरल जो द्रव्य यहाँ पर भरा होता है, इस अर्ध तरल को हम क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। सेल एनवेलप की बात करें तो कोशिका के आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल एनवेलप कहलाती है। अब सेल एनवेलप में भी हमारे पास जनरली 2 टाइप्स के सेल एनवेलप होते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारे पास कोशिका झिल्ली या कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन, जो सभी मैक्सिममली सभी जो भी सभी कोशिकाएं सभी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, कोशिका कला। उसके बाद में जो कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका आवरण है हमारे पास में कोशिका भित्ति। ये जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। इस जनरली पादप कोशिकाओं में, जीवाणु कोशिकाओं में और कवक कोशिकाओं में उपस्थित होता है, लेकिन सभी जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति या सेल वॉल अनुपस्थित होती है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो एक बेसिक डिफरेंस हो जाता है पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल। ठीक है, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होती है। उसके अलावा कवक कोशिकाओं में पाई जाती है और जीवाणु कोशिकाओं में भी पाई जाती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो कंपोनेंट है सेमी फ्लूइड लिक्विड, हमारा जो है अर्ध तरल जो पदार्थ है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य कहाँ से कहाँ तक फैला होता है? केंद्रक से लेकर कोशिका झिल्ली तक। ठीक है, अब हम बात करें इस अर्ध तरल पदार्थ की, तो अर्ध तरल पदार्थ को हम 2 भागों में बांट देंगे। एक तो इसका तरल पदार्थ लिक्विड पार्ट और एक इसका ठोस कणिकीय भाग। इसमें एक्चुअली क्या होता है, बीच बीच में लिक्विड में कुछ कणिकाएं होती। ठीक है, ये ठोस कणिकीय जो जीवित भाग है इसका, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोशिकांग। या सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स। एक्चुअली जो कोशिका है, अब कोशिका के पास एक बाउंड्री है और बाउंड्री के अंदर यहाँ पर लिक्विड फिल है और लिक्विड में क्या हो गए, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स बीच बीच में यहाँ पर तैरते रहते हैं। कुछ कोशिकांग इसमें तैरते रहते हैं, जो कोशिका की डिफरेंट जो भी इसके फंक्शंस है इनको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तरल पदार्थ के रूप में विभिन्न पोषक पदार्थ, एंजाइम्स, ठीक है, जल, ये सब यहाँ पर फिल होता है।
ठीक है। तो ठोस पदार्थ के रूप में तो हमारे पास में कोशिकांग है, और तरल पदार्थ के रूप में हमारे पास में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, उसके अलावा यहाँ पर कुछ बायोमोलिक्यूल्स हो गए, ये सारे यहाँ पर तरल पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। जल भी इसमें है, ठीक है। अब ये जो कोशिका द्रव्य है, ये एक्चुअली हमारी जो कोशिका है उसका मेन प्लेस होता है जहाँ पर कोशिका की क्रियाएं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। इसीलिए कोशिका द्रव्य को हम क्या बोलेंगे, जीवन का भौतिक आधार। कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं, जीवन का भौतिक आधार, ठीक है। अब कोशिकांग क्या होते हैं, कोशिकांग की बात करें तो छोटे छोटे जीवित कणिकीय जो अंग है कोशिका के, उन्हीं को क्या बोलेंगे हम, कोशिकांग बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से समझ सकते हैं जैसे हमारा एक घर है, घर में मेन गेट होता है, अब ये घर की बाउंड्री है। अब घर में अगर बहुत सारे फंक्शंस हमको परफॉर्म करना है तो हमारे पास अलग अलग रूम्स होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर जो है ये गेस्ट रूम है, ये बेडरूम है, और ये इधर छोटा सा जो भी वॉशरूम वगैरह है, ठीक है, और यहाँ पर किचन है, और ये यहाँ पर हॉल है, ठीक है। अब हम बात करें जिसको, हमारे घर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो जिसको जैसे किचन में काम करना है तो किचन में काम करने वाला कहेगा कि मुझे किचन चाहिए, ठीक है। तो वैसे इस सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को काम करना है तो माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि मेरे को तो अलग से क्या चाहिए, अलग से बाउंड्री चाहिए ताकि मैं अपना रेस्पिरेशन कर सकूँ और अपनी एटीपी बना सकूँ, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है तुम अलग से बाउंड्री ले लो, तो हमने इसके चारों ओर क्या बना ली, एक झिल्ली बना दी इसके चारों ओर। तो हमारे कोशिकांग भी क्या होते हैं, कुछ कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं और कुछ झिल्ली विहीन होते हैं, ठीक है। जैसे कि राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम झिल्ली विहीन होता है, ठीक है। तो कोशिकांग हमारे पास बहुत सारे, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरित लवक हो गया, उसके अलावा अंतःप्रद्रवी जालिका हो गई, ये झिल्ली युक्त कोशिकाएं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, सेंट्रोसोम की बात करें, झिल्ली विहीन कोशिकाएं, लाइसोसोम की बात करें, झिल्ली युक्त कोशिकाएं, ठीक है। तो जिसको अपना अलग से पूरा सेटअप चाहिए, ठीक है, उसने झिल्ली बना ली चारों तरफ, और जिसको नहीं चाहिए राइबोसोम ने कहा ठीक है हम तो ऐसे ही काम कर लेंगे, हमको कोई झिल्ली विल्ली नहीं चाहिए, झिल्ली विहीन कोशिकाएं, ठीक है। राइबोसोम का क्या कार्य होता है, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है कोशिका में। ये किसके आधार पर प्रोटीन बनाता है कोशिका में, डीएनए होता है। डीएनए कहाँ होता है, केंद्रक के अंदर। डीएनए कोशिका का बॉस है, ठीक है। ये सारे जो भी काम करवाना होता है डीएनए वहाँ से ऑर्डर पास करता है। मैसेंजर आरएनए आता है डीएनए से सूचनाओं को लेकर, और उसके आधार ये मैसेंजर आरएनए आकर कहता है राइबोसोम प्रोटीन बनाना और ऐसा बनाना है, ये सीक्वेंस है, ठीक है। एमआरएनए सीक्वेंस लेकर आता है और उसके आधार पर राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन, ठीक है। अब बॉस ने डीएनए ने कहा कि प्रोटीन बनाना है तो बनाना है, ठीक है। अब उसमें राइबोसोम मना नहीं कर सकता, राइबोसोम कहीं भी प्रोटीन बना लेता है। बहुत सारी जगह होती है सेल्स में जहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है और सभी जगह प्रोटीन बना लेता है। जैसे कि हम बात करें सेल्स में कौन कौन सी जगह होती है जहाँ पर राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो सबसे पहले हम बात करें तो सेल्स का साइटोप्लाज्म, उसके अलावा रफियार जो क्षुद्र अंतःप्रद्रवी जालिका होती है उसकी सतह पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, विद इन माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जहाँ पे भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा सभी जगह बना लेता है। इसको कोई दिक्कत नहीं है प्रोटीन बनाने में, बस ये किसके आधार पर बनाना है, क्या बनाना है, कैसा प्रोटीन बनाना है, उसका सीक्वेंस कौन डिसाइड करता है, एमआरएनए। और एमआरएनए को सूचना कौन देता है, बॉस डीएनए, ठीक है। ये कहाँ पर होता है, केंद्रक के अंदर। हम केंद्रक की बात करें तो केंद्रक को हम कोशिका का नियंत्रण कक्ष मानते हैं। सारा का सारा नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक, ठीक है। नियंत्रण केंद्र या नियंत्रण कक्ष, कोशिका का नियंत्रण कक्ष, कंट्रोलिंग सेंटर, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल किसको माना जाता है, केंद्रक को। और केंद्रक में कौन बैठा हुआ है, डीएनए। मेनली हम बात करें डीएनए, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई केंद्रक नहीं होता, सीधा डायरेक्ट डीएनए होता है, ठीक है। अच्छा, वहां पर जो डीएनए होता है वो डायरेक्ट कोशिका द्रव्य में पड़ा हुआ, तो ऐसा केंद्रक जिसमें कोई, एक्चुअली यूकेरियोटिक कोशिका में ऐसा केंद्रक होता है जिसमें वेल डेवलप्ड केंद्रक होता है, जिसके चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर दो दोहरी झिल्ली युक्त आवरण पाया जा रहा है,
और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई आवरण नहीं है, डायरेक्ट डीएनए, द्वि स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए यहाँ पर पाया जाता है सीधा ही, ठीक है। द्विरज्जु के वृत्ताकार डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में सीधा ही पड़ा होता है कोशिका द्रव में, अर्थात केंद्रक में क्या हो रहा है, केंद्रक में केंद्रक आवरण ही नहीं है। अच्छा, ऐसा केंद्रक जिसमें केंद्रक आवरण नहीं है और बिना केंद्रक आवरण के डीएनए किस में पड़ा हुआ है, सीधा कोशिका द्रव्य में पड़ा हुआ है, और ऐसे केंद्रक को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट, ठीक है। प्रो का मतलब पुराने प्रकार का, ऐसा केंद्रक जिसमें कोई केंद्रक आवरण नहीं है, और ऐसे जीवों को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक जीव, और ऐसी सेल्स को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड इन प्रोकैरियोट्स, सभी बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। उनमें कोई ट्रू केंद्रक नहीं होता, लेकिन डीएनए उनमें भी होता है, बोझ तो उनमें भी है, एमआरएनए उनमें भी बनता है, ठीक है। उनमें भी प्रोटीन संश्लेषण होता है। वहाँ पर झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, वहाँ कोई झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। तो ये इस तरह का बेसिक हम जो कवर कर रहे हैं, इसको हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ये बेसिक है अभी, ठीक है। ये आउटलाइन है कि सेल में रियलिटी में क्या क्या होता है। सेल एनवेलप होता है, कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए सारी जो भी फंक्शंस है सेल्स के अंदर हो रहा है, इनको क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब हम बात करें डीएनए की, सारे फंक्शंस रेगुलेट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे जीवन का रासायनिक आधार, जीवन का रासायनिक आधार। किसको मानते हैं हम जीवन का रासायनिक आधार, डीएनए को, ठीक है। सारी क्रियाएं कहाँ पे परफॉर्म होती है, कोशिका द्रव्य में। कौन करते हैं परफॉर्म, कोशिकांग, ठीक है। जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ किसको बोलेंगे हम, कोशिका द्रव्य को। सारी क्रियाएं इसमें परफॉर्म होती है। कौन करवा रहा है, डीएनए, ठीक है। रेगुलेट कौन करता है, डीएनए। जीवन का रासायनिक आधार, केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ कौन है, डीएनए, ठीक है। दोनों तुम्हें याद रखना है। तो ये बेसिक आउटलाइन था, जो हमारे कोशिका है उसका बेसिक आउटलाइन था, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम डिटेल में हम इसको अगले लेक्चर से पढ़ना शुरू करेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर से सेल एनवेलप से शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर में यहीं